सबसे ज्यादा गर्व करने की बात यह है कि भारत मंडपम की जिस गैलरी में सभी नेताओं का डिनर के लिए स्वागत किया गया, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो आपने तस्वीर देखी, जो बैकग्राउंड देखा, आप देखिएगा दोबारा तस्वीरों में, वो बिहार की प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की एक तस्वीर है। और यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसमें 12वीं शताब्दी के अंत में जिस पर मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने हमला किया था, इसमें आग लगवा दी थी। और उस समय इस विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था, जिसकी वजह से यह विश्वविद्यालय 3 महीनों तक आग में ऐसे ही धधकता रहा था। यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने पृष्ठभूमि में रखा है। यह देखिए, जहां स्वागत कर रहे हैं वो तमाम मेहमानों का, उसके पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो नालंदा विश्वविद्यालय की ही तस्वीर है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का यही इतिहास अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बताया। और जो बाइडेन इस विश्वविद्यालय का इतिहास जानकर इतने हैरान हुए कि वो इस तस्वीर को बहुत करीब से देखने के लिए बहुत आगे तक गए। आप यहां देखिए, और उन्हें शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत में किसी युग में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। ये तस्वीरें भी देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उनके बीच में कुछ बातचीत भी हो रही है। दुनिया में जितने सम्मान के साथ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया जाता है, उससे भी ज्यादा सम्मान एक जमाने में भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुई थी। और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट भी इसी नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इसके अलावा यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1500 वर्ष पहले 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। लेकिन 12वीं सदी में भारत में ऐसा विश्वविद्यालय देखकर बख्तियार खिलजी को हमारे देश से इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने इस विश्वविद्यालय को ही नष्ट करवा दिया। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस G20 समिट के जरिए इस विश्वविद्यालय को इतने बड़े वैश्विक मंच पर लेकर आए हैं, जहां दुनिया फिर से हमारे देश के इस विख्यात और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के बारे में जान रही है, देख रही है। और सोचिए, इससे ज्यादा गर्व की बात किसी भी भारतीय के लिए और क्या हो सकती है। आज भारत ने G20 समिट के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है, जब G20 के सभी देशों ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा बनाए गए एजेंडे पर अपनी सहमति जताई। आज भारत इस समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन पर सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों के बीच पूरी तरह से सहमति बनाने में कामयाब हो गया। और ये जो हमारी कामयाबी है, ये जो उपलब्धि है, ये ऐतिहासिक है। इसे दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर ये जॉइंट डिक्लेरेशन इस समिट में पास नहीं होता तो इस समिट को उतना सफल नहीं माना जाता जितना हम उम्मीद कर रहे थे। तो इस दिल्ली डिक्लेरेशन को आप इस समिट का एक संयुक्त घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, जिसमें इस संगठन के नेता ये बताते हैं कि वो अलग अलग विषयों और मुद्दों पर एक राय बनाने में सहमत हुए हैं या नहीं, इन सब लोगों की एक राय क्या बनी। और जैसा कि हम कल भी आपको बता रहे थे कि दुनिया भर से ये नेता यहां आए तो हैं, पूरे दिन इन्होंने बैठक की, कल भी करेंगे, लेकिन उस बैठक में हुआ क्या, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा जो है वो इसी आउटकम डॉक्यूमेंट में है, नतीजा इसी जॉइंट डिक्लेरेशन में छिपा हुआ है। और अगर इन नेताओं के बीच एक राय बन जाती है तो यह समिट बहुत ही सफल माना जाता है। और अगर एक राय नहीं बन पाती है तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन समिट में अगर पास नहीं हो पाता तो फिर हो सकता है ये समिट थोड़ा सा फीका नजर आता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब जॉइंट डिक्लेरेशन बनाया जाता है तो उसमें से कई देश सहमत नहीं हो पाते हैं, फिर उसमें से अलग अलग उसकी भाषाओं को बदला जाता है, अलग अलग जो विषय होते हैं कई बार उन विषयों को ही पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। और बहुत बार, जैसा हम आपको लगातार बताते रहते हैं, कि जरूरी नहीं है कि इतने सारे देश हर मुद्दे पर सहमत हो ही जाए। आप खुद सोचिए,
आपके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो एक परिवार में भी किसी एक विषय को लेकर सारे लोग सहमत नहीं होते। बाली लीडर्स जो डिक्लेरेशन था और G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ये दोनों मैं आज अपने साथ लेकर आया। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हमने क्या किया है। हमने लिखा है, जो आज का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें लिखा है, कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन, while recalling the discussion in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and the UN General Assembly. In line with the UN Charter, all states must refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. The use or threat of use of nuclear weapons is एडमिसिबल, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए बड़ी बात क्या है, इसमें यूक्रेन का नाम तो लिखा गया है, वॉर इन यूक्रेन कर दिया है, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन नहीं है। पहला बदलाव तो ये किया गया है। दूसरी बात, इसमें रशिया का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है, इसमें व्लादिमीर पुतिन का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है। और इस रेजोल्यूशन से रशिया बहुत खुश होगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती है, उस दोस्ती की लाज बच गई, उस दोस्ती की इज्जत भी बच गई। अब व्लादिमीर पुतिन हमसे इनफैक्ट बहुत खुश होंगे कि हमने इतनी खूबसूरत जो रेजोल्यूशन है वो निकाला है, जिसमें हमने रशिया की आलोचना नहीं होने दी, व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं होने दी। तो ये आज का जो डिक्लेरेशन है वो है जिसमें हमने इसको बहुत ही नर्म कर दिया है, बहुत ही टोन डाउन कर दिया है, और इस युद्ध को रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी नहीं कहा है, यानी रशिया का तो इसमें नाम ही नहीं है। इसमें लिखा है वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो, अब वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब इसमें नहीं है। और फिर हमने आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो यूएन जनरल असेंबली में जो चार्टर है और जो रेजोल्यूशन है उसका जिक्र कर दिया है। अब देखिए रशिया जो है वो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होने के नाते जो यूएन चार्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस इनके बारे में कहता है, उससे रशिया कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, वो तो रशिया को मानना ही पड़ेगा। तो भारत ने सीधा सीधा ये कह दिया कि देखिए जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली का जो चार्टर है और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू होना चाहिए। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया तो खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है। और दूसरी बात यह कि हमने इसमें रशिया की लाज बचा ली, लेकिन यूरोपीय देशों को और अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यूक्रेन का नाम भी डाल दिया। अब देखिए बड़ी बात क्या है, अब आप G20 में बाली लीडर्स डिक्लेरेशन देखिए, जो 2022 में G20 का समिट हुआ था, उसमें क्या लिखा था। उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत सख्त भाषा थी। देखिए अब क्या होता है, ये कहते हैं इसमें लिखा है कि ये जो G20 देश हैं, डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। अब समझिए इसको, ये कह रहे हैं डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। साफ साफ लिखा है कि रशिया ने यूक्रेन में अग्रेशन किया है, यूक्रेन पर हमला बोला है, यूक्रेन की जो सीमा है उसको तोड़ा है। और फिर आगे लिखा है एंड डिमांड्स इट्स कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन, कि हम ये मांग करते हैं कि रशिया जो है वो बिना शर्त तुरंत यूक्रेन से अपनी सेना को विड्रॉ करे, ये लिखा है। और मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द वॉर इन यूक्रेन एंड स्ट्रेस्ड इट इज कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी कड़ी आलोचना की है। यानी ये जो अगर आप देखेंगे, जो 2022 में जो बाली में G20 हुआ था, ये पूरी तरह से रशिया के खिलाफ था, पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ था। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा लगता है इसको देखकर जैसे ये नेटो देशों ने इसको ड्राफ्ट किया हो, लेकिन भारत में जो आज इस बार हुआ है वो इसका बिल्कुल उलट है। इसमें रशिया का जिक्र ही नहीं है। इस बार के जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत इसे वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में हो रहा युद्ध, यह लिखने में कामयाब हुआ। और यह हमने तब किया जब वही अमेरिका
और वही नेटो देश, वही यूरोप के देश, वही यूक्रेन के जो दोस्त हैं, वो सारे लोग इस समिट में मौजूद थे। एक तरफ रशिया और चीन मौजूद था और दूसरी तरफ ये सारे देश मौजूद थे और फिर भी हमने सहमति बना ली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछली बार बाली के जॉइंट डिक्लेरेशन में रशिया का नाम लेते हुए यह कहा गया था, जो कि मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं। ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप दोनों में देख पाएंगे तो देखिए, ये दोनों जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं। तो कहां बाली में जो भाषा इस्तेमाल हुई थी और कहां अब दिल्ली डिक्लेरेशन में यह भाषा पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि इस समय एक बहुत ही शानदार डिनर का आयोजन किया गया है और यह डिनर जो है भारत मंडपम में ही इस समय चल रहा है। देखिए, वहां से कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं और खास बात यह है कि इसमें भारतीय व्यंजन मेहमानों को खिलाए जाएंगे, लेकिन इस डिनर का अंत होगा पान के साथ। तो भारत की जो हॉस्पिटैलिटी है, भारत की जो मेहमान नवाजी है, वो तो वैसे ही पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज दुनिया के ये बड़े बड़े नेता जो शायद अभी जानते भी नहीं होंगे कि पान क्या चीज है, आज उन्हें पान खिलाया जाएगा। यानी इस डिनर का जो अंत होगा वो पान के साथ होगा। और आपको यह भी बता देते हैं कि आज के डिनर में क्या क्या इन मेहमानों को खिलाया जा रहा है। कोशिश ये की गई है कि भारत के हर राज्य, हर कुजीन को उनके सामने पेश किया जाए और भारतीय व्यंजनों से उनका परिचय कराया जाए। तो देखिए, ये शुरुआती व्यंजन है, उनके नाम भी बड़े दिलचस्प रखे गए हैं। ये मेन कोर्स है। अब बस आप पढ़ते जाइए और हो सकता है आपके मुंह में भी पानी आ जाए। अब यहां तो आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि यहां आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन आप चाहें तो अपने घर पर आने वाले समय में ये सारे जो व्यंजन हैं इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। और आपको चलते चलते ये बता देते हैं कि कल G20 समिट के दूसरे दिन क्या क्या होने वाला है। कल सुबह 8:15 पर G20 में शामिल होने आए सभी नेता राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और वहां पर शांति की जो दीवार है उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन भी कल सुनाए जाएंगे। सुबह 9:20 पर ये लोग भारत मंडपम के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर 10:30 बजे इस समिट का तीसरा और आखिरी सेशन शुरू होगा, जिसे वन फ्यूचर का नाम दिया गया है, यानी पूरे विश्व का जो भविष्य है वो भी एक ही है। इससे पहले आज समिट के दौरान शुरू में वन अर्थ नाम का सेशन हुआ था, फिर वन फैमिली के नाम से सेशन जो सत्र था उसकी बैठक हुई थी और कल होगा वन फ्यूचर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये G20 समिट जो है ये ऐतिहासिक है, ये अभूतपूर्व है और इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो भारत ने अचीवमेंट के तौर पर वो सब कुछ कर लिया जो भारत चाहता था, भारत ने जो एजेंडा सेट किया था वो सारे देशों ने माना। यूक्रेन जैसे जो मुश्किल विषय थे उन पर भी भारत ने सबको मना लिया। अफ्रीकन यूनियन जैसे जो इतने सारे देश हैं उनको G20 में भारत ने एंट्री दिला दी। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं।